A very good morning, dear students. Welcome to DSCJ home classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Ghulam Rasool, lecturer in education subject and presently posted at Government Model High Secondary School, Savjiyan, District Poonch. Dear students, today we will discuss from Unit 6 of High Secondary Part 1st. The Unit 6 is Educational Psychology. Educational Psychology. Our topic of discussion today is the method of educational psychology. Method of educational psychology. In the previous lecture, we discussed the observation method of psychology. Now today, our topic is the case study method of educational psychology. Case study method. Today we will discuss case study method. So let us get started. What is case study? The case study is a very important method of child study. The case study method is also known as clinical method, as this technique has been borrowed from medical sciences. ये स्टूडेंट केस स्टडी जो है एक बच्चे को स्टडी करने के जितने मेथड्स हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड है. इसको हम क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये हमने मेडिकल साइंसेस जो है वहाँ से इसको लिया है, तो इसलिए हम इसको क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं. मोस्टली ये मेडिकल साइंसेस जो है वहाँ पर पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता था. तो एजुकेशन साइकोलॉजी ने ये मेथड जो है साइकोलॉजी से लिया और साइकोलॉजी ने ये मेथड मेडिसिनल साइंस जो है मेडिकल साइंसेस वहाँ से लिया है. एज ए सिस्टमेटिक रिसर्च स्टडी, केस स्टडी इज़ एन intensive study of a case which may be an individual, an institution, a system, a community, an organization or event or even the entire culture. तो केस स्टडी जो है हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में रिसर्च मैथडोलॉजी है. ये एक अलग से सब्जेक्ट है कि किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं और रिसर्च कंडक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. तो उनमें से एक मेथड जो है केस स्टडी भी है. तो इसमें एक अमीक गहराई वाली स्टडी की जाती है केस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, पेशेंट के बारे में. जो कोई वो केस इंडिविजुअल भी हो सकता है. अगर जनरल साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई सिस्टम, कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, कोई अंजुमन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई एक इवेंट भी हो सकता है, वाक़ा भी हो सकता है, हैपनिंग जिसको बोलते हैं, और या कोई किसी जगह का पूरा कल्चर जो है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं. तो पार्टिकुलरली एजुकेशन साइकोलॉजी में हम चाइल्ड को स्टडी करते हैं. बट दिस इज़ एन इंटेंसिटी स्टडी ऑफ द चाइल्ड. But in today's discussion, we will try to confine it to the child study, as we are not supposed to discuss research methodology at 11th class. Dear students, we know that the parents and teachers seek guidance of the psychologist in their dealing with the children and students. They sometimes complain of the abnormalities of children or students to the psychologist, who with their help find out the causes and tries to remove them. तो हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं जब वो डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, बच्चों के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं, तो वो सीधा जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास दौड़ते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर जो है उसका बिहेवियरल पैटर्न ऐसा है, उसकी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, तो वो नॉर्मली जो है वो बिहेव नहीं कर रहा है. तो समटाइम जो है हम उनकी एबनॉर्मलिटीज़ जो है उनके बारे में हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है. तो साइकोलॉजिस्ट जो है फिर वो पेरेंट्स की या टीचर्स की हेल्प से उनसे इंफॉर्मेशन लेके तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है, माल एडजस्टेड बिहेवियर है, उसकी वजूहात जानने की कोशिश करता है, उसकी काजेज जानने की कोशिश करता है और उनको रिमूव करने की कोशिश करता है. द साइकोलॉजिस्ट यूज़ मैनी अवेलेबल सूटेबल मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी. वन ऑफ दिस चाइल्ड स्टडी मेथड इज़ केस स्टडी मेथड. तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो चाइल्ड को स्टडी करने के लिए डिफरेंट जो उस वक्त अवेलेबल मेथड हैं बच्चे को स्टडी करने के,
उनमें से कोई भी कोई मेथड लगा सकता है, तो उन मेथड्स में से एक मेथड जो है वो चाइल्ड स्टडी मेथड है। तो मोस्टली बच्चे के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हों तो हम ये केस स्टडी मेथड लगाते हैं। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, आवर डिस्कशन इज़ कन्फाइंड टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, अगर बच्चे के अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, वो सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में हम जो है उसकी केस स्टडी बनाएंगे। उसकी जो काजेज़ हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स है लर्निंग, या उसकी मेमोरी वीक है, उसकी रिटेंशन पावर ठीक नहीं है, ठीक है, या वो लेज़ी है, उसका जो अटेंशन स्पैन जो है वो कम है, ये सारी प्रॉब्लम्स लर्निंग से रिलेटेड हैं और इनको जानने के लिए हम केस स्टडी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। Then, if there is a problem of emotional disturbances among the children, we can conduct case study to know the emotional problems of the child, the emotional disturbances of the child. Next, the delinquent children. If the teachers find the delinquent type of behavior among the children, the case study method is recommended. Delinquency means when the child shows the socially undesirable behavior. तो उसके अंदर चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, दूसरे बच्चों को मारना, ठीक है, ऐसी हरकतें करना जो जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है, अगर उस एतबार से, सोसाइटी के एतबार से वो डिज़ायरेबल नहीं है, काबिल सराहत नहीं है, तो बच्चे के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स अगर देखने को मिले, फिर भी केस स्टडीज़ हम करते हैं। अदर बिहेवियरल पैटर्न्स, तो इसके अलावा और दूसरे जो बच्चा जो रवैया ज़ाहिर कर सकता है, जो एजुकेशनली और सोशली जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स जो काजेज़ हैं उनको जानने के लिए हम केस स्टडीज़ जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सच काइंड ऑफ केसेस आर स्टडीड बाय मेकिंग ए सिस्टमेटिक, complete and intensive study of their family background, their physical, social and emotional environment. तो जब हमने देखा कि जब इस किस्म के बच्चे हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस वाले, डेलिंक्वेंट्स हैं, या उनके अंदर अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उस वक़्त जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी की ज़रूरत है, और मुकम्मल कंप्लीट स्टडी और गहराई वाली स्टडी की ज़रूरत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी केस स्टडी जो है कितनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। तो यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड जो है उसके बारे में भी स्टडी की जाती है, उनके जो फिज़िकल, जो समाजी और जज्बाती जो इन्वायरमेंट है, तो पूरा माहौल जो है उसको स्टडी किया जाता है, पूरा माहौल जो है स्टडी किया जाता है। उसके फ्रेंड्स को कंडक्ट किया जाता है, उसके टीचर्स को कंडक्ट किया जाता है, रिलेटिव से पूछा जाता है, उसके जो नीबर हैं उनसे पूछा जाता है, नीबरहुड से पूछा जाता है, तो उनका जो पीयर ग्रुप है उनका इंटरव्यू लिया जाता है, इवन बच्चे का खुद इंटरव्यू लिया जाता है। तो इस तरीके से ये सिस्टमेटिक, कंप्लीट और एक इंटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। The no aspect of life is neglected during the child study. When the child study is conducted, no aspect is neglected. All the aspects of life are studied systematically. In other words, it can be said that case study is a detailed study of an individual, conducted for bringing about their better adjustment of the person who is under study. तो दूसरे अल्फाज में, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक मुफस्सिल मुताला है, ठीक है, एक डिटेल स्टडी है बच्चे के बारे में, ताकि उसकी बेटर एडजस्टमेंट हो सके। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम की काजेज़ को जान करके उसको रिमूव करने की कोशिश करें, ताकि उसकी असर नो जो है रिहेबिलिटेशन मुमकिन हो सके। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वुडवर्थ, दिस मेथड हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ विद द हेल्प ऑफ आवर पास्ट इवेंट्स। तो हम प्रॉब्लम कब है, प्रेजेंट में है, अभी हाल में है, तो अब हम प्रॉब्लम है तो उसको स्टडी करने के लिए ये प्रॉब्लम जो है इसका काज कहीं पास्ट में होगा। केस स्टडी के मुताबिक जो है इसका जो सिस्टम है, इसके जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक प्रेजेंट प्रॉब्लम जो है उसकी काजेज़ पास्ट में ढूंढी जाती हैं। तो हम पास्ट जो हिस्ट्री है बच्चे की, पास्ट इवेंट्स जो हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर हम उसके पेरेंट्स से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, नीबर से पूछते हैं, उसका इंटरव्यू भी लेते हैं। तो ताकि मकसद वही है कि बच्चे की बेटर एडजस्टमेंट हो सके। देन अनदर साइकोलॉजिस्ट रथ स्ट्रैंग सेज द केस स्टडी इज़ अ हिस्ट्री
The case study or history is a synthesis and interpretation of information about a person and his relationship to his environment, collected by means of many techniques. बच्चे की जो केस स्टडी या हिस्ट्री है ये एक क्या है कि उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए उसमें और उस बच्चे का इन्वायरमेंट के साथ जो है क्या ताल्लुक़ है, इसके बीच में एक इख्तलात बनाया जाता है, इसके बीच में एक साइंथिसिस जो है क्रिएट किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है और उससे हमें बच्चे के बिहेवियरल पैटर्न्स का पता लगता है, उसके पास्ट इवेंट का पता लगता है और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो है वो भी खुल के सामने आ जाती हैं। तो इसलिए इस तरीके से साइंथिसिस और इंटरप्रिटेशन की मदद से जो है हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फॉर द बेटर एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड। Next, in preparing a case study of the child, the information is collected from the sources like preliminary information. The preliminary information, you may say the name, age, sex, parents, age, education, occupation, income, number of children in a family, social status. And first of all, this is a preliminary information जो इब्तदाई जो जानकारी जो है वो पहले ली जाती है। Then the past history, the condition of मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या थी, जब ये बच्चा जो है पेट में था वहाँ तक जो है हम चले जाते हैं। एनी इंसिडेंट कुछ हुआ है बच्चे के साथ, ये चाइल्ड डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ, बच्चे की डेवलपमेंट के बाद की बातें, उसके बर्थ जो है किस हालत में हुआ, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की जाती है। कोई इलनेस हुई है, कोई बीमार रहा है, रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स और पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं घर के वो कैसे हैं, कंजीनियल माहौल है घर का कि नहीं है, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली और दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, उनका बिहेवियरल एटीट्यूड कैसा है, घर में शांति वाला माहौल है या लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, या गुर्बत है या अमीरी है या बिजीमेंट है, कैसे हैं, अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड और बच्चे की अचीवमेंट कैसी रही, उसका रिजल्ट कैसा रहता है, वो मार्क्स अच्छे स्कोर करता है कि नहीं करता है। उसके बाद उसके घर में जो डेथ बर्थ ऑर्डर जो है वो देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। फिर प्रेजेंट कंडीशन जो है उनको भी हम स्टडी में लेते हैं। द इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड एज अंडर द प्रेजेंट कंडीशन। द फिजिकल रिजल्ट मीन्स द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनी डिजीज़। बच्चे को किसी किस्म की डिजीज़ रही है, उसकी वैक्सीन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, उसका कोई भी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई सीवियर इलनेस तो नहीं बच्चे को हुई है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। मेंटल जो उसका एस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन होती है। उसका आई क्यू कैसा है, कोई स्पेशल एबिलिटीज़ हैं बच्चे के अंदर, कोई ड्राइंग वगैरह करता है बच्चा या और कुछ जो क्राफ्ट का काम करता है, या उसकी जनरल इंटेलिजेंस कैसी है। फिर उसकी जो सोशल एस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन की जाती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। होम इन्वायरमेंट कैसी है बच्चे की, कंजीनियल है, अनकंजीनियल है, फ्रेंड कैसे हैं, ठीक है, एंड उनके टाइप्स कौन सा है फ्रेंड का, अच्छे वाले हैं या गंदी आदतों वाले डेलिंक्वेंट टाइप हैं। सोशल इन्वायरमेंट स्कूल के अंदर कैसी है, घर के अंदर कैसी है, पड़ोस के अंदर कैसी है। दैन द इमोशनल एस्पेक्ट, तो बच्चा जो है वो कभी एंग्जाइटी का शिकार तो नहीं है, उसके अंदर कोई फियर फोबियास वगैरह तो नहीं है, ठीक है, उसका टेम्परामेंट जो है वो कैसा, इरिटेटिव है या शांत स्वभाव का बच्चा है, एटीट्यूड कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइप है या पेसिमिस्टिक टाइप है। देन इंटरेस्ट कैसे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसके, सोशल टाइप इंटरेस्ट हैं, वोकेशनल हैं, स्पेशल एटीट्यूड उसका कैसा है, उसका एप्टीट्यूड किस तरफ जाना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है। सो स्कूल अचीवमेंट क्या है, देन स्कूल अचीवमेंट्स, ठीक है, पोजीशन क्लास में कौन सी है उसकी, क्लास में मॉनिटर है, वो डेस्क में पीछे बैठता है, आगे बैठता है, वो मार्क्स कैसे स्कोर करता है, फेल कितनी बार हुआ है, स्पेशल अचीवमेंट कोई है बच्चे की, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती है। देन टेक्निक्स ऑफ द केस स्टडी। द सम टेक्निक्स ऑफ केस स्टडी आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये वाले टेस्ट जो है इनको भी अप्लाई किया जाता है जब हम केस स्टडी करते हैं, जहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी जो है अप्लाई किए जाते हैं बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए,
हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ कहाँ से इकट्ठी करते हैं, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बात की हमने, पास्ट हिस्ट्री के बारे में, फिर प्रेजेंट कंडीशन में हमने जो एस्पेक्ट डिस्कस किए, फिजिकल रिजल्ट, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटरेस्ट, इनका स्पेशल अचीवमेंट। तो अब इनकी कलेक्शन जो है किस तरीके से होगी, कौन से टेक्निक्स लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में, उसकी अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, ये एक किस्म की इन्वेंट्रीज होंगी या साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट एज के लिए बनाए हुए, अचीवमेंट और एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंट टेस्ट, उनको स्टैंडर्डाइज या अनस्टैंडर्डाइज जिस किस्म की भी ज़रूरत हो। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या रिपोर्ट दे रहे हैं बच्चे के बारे में, वो डिटेल रिपोर्ट जो है उनका इंटरव्यू लिया जाता है, वो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी ली जाती है। यहाँ पर पेरेंट्स जो है उनको अपने जो बच्चे हैं उनके ताल्लुक से कोई इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए, नहीं तो केस स्टडी के अंदर जो है सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, फिर उसकी अहमियत नहीं रह जाती। रिपोर्ट ऑफ द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से पूछा जाता है, ठीक है, उनसे पूरी डिटेल ली जाती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनसे जो है टेक्सचुअल फाइल में भी जो है मांगा जा सकता है। रिपोर्ट ऑफ द टीचर्स, तो टीचर्स जो है वो क्या रिपोर्ट देते हैं, बच्चे की अचीवमेंट स्कूल के अंदर कैसी रही, उसका कम्युनिटी रिकॉर्ड वहाँ से लिया जाता है, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बच्चे की अपनी क्या रिपोर्ट है वो इंटरव्यू से पता लगता है। तो बच्चे का इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है, उससे पूछा जाता है आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, एम्बिशंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी की जाती है बच्चे की, जो रिसर्चर होता है जो स्टडी करता है वो बच्चे को ऑब्ज़र्व भी करता है, उसका मुशाहिदा भी करता है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट होता है, उसने अवर्ट और कवर्ड बिहेवियर दोनों को स्टडी करना है। वो अवर्ट बिहेवियर से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंदाज़ा लगा कर उसकी एस्टिमेशन जो है वो लिखता रहता है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो है स्कूल से लिया जाता है, बच्चे का जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है सबसे पहले वो कब उस स्कूल में आया तब से लेके अब तक, जब वो अभी प्रेजेंट है स्कूल में, तो स्कूल के अंदर जो उसका एक कंप्लीट जो रिकॉर्ड है उसको लिया जाता है। उसमें सारा कुछ इसके मार्क्स कैसे आते हैं, ये स्लो लर्नर है या एक्सेल करने वाला गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा लेता है कि नहीं लेता है, तो वहाँ पर उसकी रेटिंग क्या है, ये सारा कुछ जो है वो वहाँ से लिया जाता है। इवन स्कूल के अंदर कभी वैक्सीन वगैरह हुई हैं वो अगर रिकॉर्ड हैं तो उससे भी पता लग जाता है। देन चेक लिस्ट जो है, चेक लिस्ट से जो बच्चे की जो प्रॉब्लम की इंटेंसिटीज वगैरह जो हैं वो भी देखी जाती है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं केस स्टडी के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ केस स्टडीज, द टाइप ऑफ केसेस और सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट बोलते हैं मतलब जो केस होता है, जो पेशेंट होता है, हम ऑब्जर्वेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टेक्निकल वर्ड है, जैसे हम आम एजुकेशन में वर्ड इंडिविजुअल या पीपल जो है वो उसको यूज़ करते हैं, इस तरीके से सब्जेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको केस बोलेंगे। प्रॉब्लम चिल्ड्रन हो सकते हैं, प्रॉब्लम चिल्ड्रन जो है, व्हाट आर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, यू माइट हैव हियर्ड दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स। The problem children are those children who are particularly difficult to raise or educate, especially due to lack of self-control and disruptive and antisocial behavior. You may say that someone persistently difficult or vexing or frequent source of trouble or annoyance. जो आम घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे, जिसको एजुकेट करना प्रॉब्लम हो, जिसके अंदर जो है जिसको पालना मुश्किल हो, बच्चे के सेल्फ कंट्रोल की वजह से या उसका डिसेबिलिटी और एंटी सोशल बिहेवियर उसकी वजह से, तो बच्चा जो है उस बच्चे को हम प्रॉब्लम चिल्ड्रन बोलते हैं, जिसमें मल्टी टाइप प्रॉब्लम्स हों। मल्टी टाइप प्रॉब्लम्स का मतलब है कि उसका एंटी सोशल बिहेवियर या डिसरप्टिव काइंड ऑफ बिहेवियर जो है वो हो। दैन डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, जो सोसाइटी के एतबार से अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ जो है उनमें वो मुलव्वस हों बच्चे, उनको डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन बोलते हैं। दैन बैकवर्ड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर जिनको हम बोल सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं है स्टडीज़ में, हमेशा कम स्कोर करते हैं, उनकी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है,
उनका जो स्टडी आउटकम है वो अच्छा नहीं है, उनको स्टडी किया जाता है। माल एडजस्टेड चिल्ड्रन, जो बच्चे जो है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते घर में, मोहल्ले में, स्कूल में, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसके एतबार से, या गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है वो अगर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो क्लास में एडजस्ट नहीं होते, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है क्लास के अंदर, जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं वो उनसे एक्सेल कर जाते हैं, तो टीचर जो है अगर वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देता तो इन चिल्ड्रन के अंदर, गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कैटेगरीज है चिल्ड्रन की, प्रॉब्लम चिल्ड्रन, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, इनको स्लो लर्नर भी कहते हैं, माल एडजस्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन एट्सेट्रा। इन चिल्ड्रन को हम स्टडी करते हैं। The case study is not only confined to the field of educational psychology. In the very beginning, I told you this is a very comprehensive type of research study. So it can also be applied in sociology to study the community studies, then social anthropology to study the tribal culture, then we can apply the case study in political science to study the policy research, then in public administration, management and organizational studies, medicine, clinical research, the social work, helping profession, and all these, in all these categories, in all these fields, the case study can also be applied. Next, in research methodology, case study can be either a quantitative or qualitative, or even combination of both, but in most cases study lies within the realm of qualitative methodology. It is preferred strategy when, how, why and what questions are being asked. Dear students, qualitative और quantitative दो किस्म की रिसर्च होती है. We are not discussing the research methodology. I just want to make you understand that which type of data is collected. The quantitative data means कि जहाँ पर हमें जो numerical data जो है वो कलेक्ट किया जाता है और बाद में कोई statistical method जो है उसको अप्लाई करके उन फिगर्स को हम एनालाइज करके तो उसके बेसिस पे हम रिजल्ट जो है वो निकालते हैं. तो क्वालिटेटिव जो है उसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड कम लगाते हैं, ज़्यादा यही होता है क्वेश्चन वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ कैसे. तो क्वालिटी, जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी में आप ये मसला समझे कि हमारे पास चावल हैं, हम कहते हैं जी 5 किलो चावल, ये हो गया क्वांटिटेटिव. तो हम कहते हैं बहुत बेहतरीन चावल हैं, दिस इज़ द क्वालिटेटिव. तो इसके केस स्टडी के अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी भी है और क्वालिटेटिव भी है, और मोस्टली हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों किस्म की स्टडीज जो है वो लगाते हैं. और मोस्टली इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं हाउ, वाई, व्हाट, कैसे, क्यों और क्या, ये वाले क्वेश्चन जो है इनका आंसर देने की क्वेश्चन जो है हम कोशिश करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केस स्टडी इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट कैन आल्सो बी अप्लाइड इन अदर फील्ड्स. तो साइकोलॉजिस्ट, the scholars in the research methodology has also categorized different types of case studies, like the historical case studies. What are the historical case studies? These studies trace the development of an organization, an individual, system over time. The study of an, for example, the study of an adult criminal right from his childhood through adolescence and youth is an example of this type of case study. अगर हम हिस्टोरिकल केस स्टडी की बात करें, हम फ़र्ज़ करो कोई क्रिमिनल है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बचपन से लेके उसका एडोलेसेंस और एडल्टहुड तक उसके जितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी जो क्रिमिनल बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करते हैं. तो इसी तरीके से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हम जो है हिस्टोरिकल जो है केस स्टडी, मोस्टली जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इज़ अ टाइप ऑफ द हिस्टोरिकल केस स्टडी, उसी के बारे में हमने ज़्यादा बातें की हैं. Then comes the observational case studies. The observational case studies. These studies focus on observing a, you may say, drunkard, a teacher, a student, a union leader, some activity, event, or a special group of people. However, the researchers in this type of study are rarely total participant or total observers. तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आँखों का इस्तेमाल करते हैं,
डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं? वो कोई शराबी हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, किसी पार्टी का लीडर हो सकता है, वो कोई एक्टिविटी कहीं पे हो रही है, कोई वाक़ा हो रहा है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कम्युनल राइट हो गया है, कोई स्पेसिफिक ग्रुप है लोगों का, उनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर या तो वो टोटल ऑब्जर्वर रहेगा, साइड पर खड़ा होकर के सारा ऑब्ज़र्व करेगा और नोट करता रहेगा बिहेवियर, या वो जो केसेस हैं उनके साथ वो पार्टिसिपेंट बन करके जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। देन देयर आर ओरल केस हिस्ट्रीज। हियर वी कंडक्ट इंटरव्यू ऑफ द केस। फॉर एग्जांपल, द केस ऑफ ए ड्रग एडिक्ट or an alcoholic or a prostitute or a retired person who fails to adjust himself in one's family। हम किसी एडिक्टेड बंदा है, नशे वगैरह का आदी है, हम उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। कोई शराबी है, कोई मतलब प्रोस्टिट्यूट औरत है, या कोई मसला रिटायर्ड पर्सन आ गया है, रिटायर आर्मी से आ गया, घर के अंदर उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो उसकी जो पूरी हिस्ट्री जो है, वो ड्रग एडिक्टर है या कोई रिटायर्ड पर्सन है जिन कैटेगरीज की मैंने बात की है, तो हम किसी को भी हम ले सकते हैं। तो हम उसका इंटरव्यू लेकर के उसके लाइफ के बारे में पूरा, भाई आप जो है कहाँ, आपका बचपन कैसे गुजरा, आपका फ्रेंड सर्कल क्या था, फिर आपकी जॉब कब लगी, फिर ज़िंदगी कैसे गुजरी, प्रमोशंस हुई, कहाँ कहाँ पर आप गए, ठीक है, फिर कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो इससे इंटरव्यू से पूछी जाती हैं। देन देयर आर द सिचुएशनल केस स्टडीज़। दिस फॉर्म स्टडीज़ पार्टिकुलर इवेंट्स। कोई पार्टिकुलर इवेंट हो गया तो सिचुएशनल है, क्या मौका वारदात जो है उसको देख करके, सिचुएशनल उसको देख करके हम स्टडी करते हैं। फ़र्ज़ करो कोई कॉमनल राइट हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम या और कोई झगड़ा किस्म का मजहबी झगड़ा हो गया, वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ दो लोगों के बीच में, फिर वो जो रिलीजियस ग्रुप में तब्दील हो गया, फिर किस तरीके से जो है लोगों ने जो है अपने मज़हब के अतबार से स्पोर्ट्स जो है वो हासिल की। देन हाउ पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड, हाउ पुलिस अरेस्टेड पर्सन ऑफ वन पार्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, हाउ पावर interfered and pressurized the police department, then how did public and the media react and so on। तो ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें हम जो है सिचुएशन किसी पार्टिकुलर इवेंट की जो है वो स्टडी करते हैं। देन देयर आर द क्लिनिकल केस स्टडीज़, and this approach aims at understanding in depth a particular individual, such as a patient in the hospital, a prisoner in the jail, a woman in a rescue home, a problem child in a school, etc. So these are the clinical studies. Here the person is called as a patient. Then the multi-case studies. It is a collection of case studies or form of replication, multiple experiments। तो हमारे पास 2-3 केस स्टडीज़ हैं, पड़ी हुई हैं, उनके रिजल्ट्स, उनकी एनालिसिस, उनके केसेस पड़े हुए हैं, हम कंपेयर करते हैं और कहीं पे हम नई रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रेप्लिकेशंस हैं, जो कंपैरेटिव स्टडी है, उसके बेस पर हम जो है कुछ रिजल्ट्स वगैरह जो डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। However, this approach requires more time and effort। लेकिन इसमें 2-3 जो रेप्लिकेशंस जो है केस स्टडी की, उनको स्टडी करना कॉम्प्रिहेंसिवली, फिर कंपेयर करना, उनमें से फिर देखना कि किस तरीके से हमारी जो अंडर स्टडी, जो केस अंडर स्टडी है, उसको सूट करता है, उस पर जर्नलाइज हो सकता नहीं हो सकता, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केस स्टडी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द केस स्टडी, we may discuss the characteristic of case study। what are the various characteristic, इसकी खासियत क्या है, विशेषताएं क्या हैं केस स्टडी की, इससे हमें और ज़्यादा पता लग जाएगा केस स्टडी क्या है। दिस इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। we have already discussed that information is collected from all available sources, the parents, teachers, friends, doctors, neighbors, peer group, etc. This is a complete and intensive study about the case। Then comes the implies several methods in data, so while collecting data the several methods are applied। तो हमने देखा वहाँ ऑब्जर्वेशन भी होती है, इंटरव्यू भी होता है,
हम जो है कोई टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट भी लगाते हैं, जो है इंटेलिजेंस टेस्ट भी लगाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी लगाते हैं। तो ये सारे जो है, फिर जो सोर्सेज क्या हैं डाटा के वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नीबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो सेवरल मेथड जो है उनको अप्लाई करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नो एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इज निगलेक्टेड। तो ऑल द पॉसिबल सोर्सेज कैन बी conducted. The collection to, and these methods are the very several methods. Why we use several methods in collecting data? Because to prevent the error and distortions, ताकि हमारी जो स्टडी है उसमें कोई एरर ना आए, उसके अंदर कोई धुंधलापन ना हो, कि कॉम्प्लेक्सिटी ना बने कोई। तो उसको क्लियर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो हर सोर्स से मिले और हम उसको कंपेयर कर सकें। अगर एक तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो दूसरे सोर्स से वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, कुछ पता लग जाए केस के बारे में। देन द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। तो दिस केस स्टडी दो इज़ अ वेरी comprehensive intensive study, but this study is not made very haphazardly. This is a scientific and systematic approach. It means we proceed step by step. Nika, what is first step, what is second step, what is third step? We will discuss these steps ahead. हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे. Then there is a continuity. The continuity is maintained in collecting information and while conducting research and while studying a child. The continuity is the main characteristic of the case study. Then it often studies a single unit. One unit is a one study. And one of the advantage of this method is that it is a single unit study. A one case is taken and then studied. तो एक यूनिट जो है एक ही वक्त में, एक केस को एक ही वक्त में लिया जाता है. वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई सिस्टम भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है. ठीक है, कोई कल्चर भी हो सकता है. और इवन हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम एक सिंगल यूनिट जो है उसको लेते हैं. इट परसीव्स द रिस्पोंडेंट एज ए नॉलेजेबल पर्सन, नॉट जस्ट एज ए सोर्स ऑफ डाटा. इट मीन्स इट attach much importance to the sources from where information is collected. तो ये सिर्फ जो है, जो रिस्पोंडेंट हैं उसको हम एक ज़रिया नहीं समझते इंफॉर्मेशन का, बल्कि हम जिससे भी लेते हैं तो उसको हम एक नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं. तो ये एक केस स्टडी की एथिक्स है कि दैट द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन आर हेल्ड इन हाई esteem. Then it studies a typical case. Any kind of case which requires case study can be studied in case study method. Then step involved in case study. What are the different steps involved in the case study? अब हम केस स्टडी पे आ गए हैं. अब केस स्टडी को हम कैसे करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले जो है वो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे. तो किस तरीके से सबसे पहले अब क्या करना है कि किस पे केस करना है, किसको स्टडी करना है हमने. द लोकेशन ऑफ द केस. पहले हमने लोकेट करना है केस को, कि हु इज़ टू बी स्टडीड. हमने किसके बारे में जानना है, किसको प्रॉब्लम है. फर्स्टली वी नीड टू लोकेट द केस, द इंडिविजुअल अपॉन होम द स्टडी हैज़ टू मेड. जब केस का पता लग गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिक्स कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन ऑफ डाटा. नो सॉरी, द नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. आई हैव मेड एन मिस्टेक हियर इन टाइपिंग. द सेकंड स्टेप इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. इफ यू हैव ए नोटबुक एंड ए पेन विद यू, प्लीज write second step as formulation of hypothesis. Formulation of hypothesis. We first of all, the hypothesis is formulated. First of all, the hypothesis is formulated and after the study is complete, hypothesis either accepted or rejected. हम सबसे पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो ये होगा. हम 3-4 जो है हाइपोथेसिस लिखते हैं, अंदाजे लिखते हैं.
तो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, फ़र्ज़ करो लाइट चली गई है, तो हम पहले 3-4 अंदाज़े लगाते हैं कि ये लाइट क्यों गई है। हम कहते हैं हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गया है, हम कहते हैं नहीं हमारा जो बोर्ड है यहाँ पे स्विच बोर्ड यहाँ से शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे कोई गड़बड़ है। फिर कहते हैं नहीं हमारा जो मेन स्विच है वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई होगी। फिर हम कहते हैं नहीं जी बाहर जो पोल है जहाँ से कनेक्शन लिया वहाँ से हिल गई होगी। फिर पांचवी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं नहीं जी पावर हाउस जो है वहीं से लाइट कट गई, पूरे शहर की लाइट पूरे गाँव की लाइट नहीं है। तो हम फिर खड़े होते हैं और एक एक करके हम चेक करना शुरू हो जाते हैं। पहला अंदाज़ा सही था तो हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं था तो रिजेक्ट करते हैं। फिर दूसरा जाते हैं स्विच बोर्ड को चेक करते हैं, ठीक है, हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, हम देखते हैं कि स्विच तो ऑन है, ठीक है, तो हमने जो सेकंड हाइपोथेसिस लगाई थी वो भी हमने रिजेक्ट की। इस तरीके से यहाँ पर भी हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो लास्ट में जब हम क्या करते हैं कि हम पूरी स्टडी कर चुके होते हैं, उसके बाद जब इंटरप्रिटेशन के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई होती हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस जो है ये हमको एक डायरेक्शन देती है कि हमने किस तरीके से स्टडी करना है और किन किन वेरिएबल्स को स्टडी करना है। देन कम्स द इंटरव्यू ऑफ द केस। सिर्फ जो है डिफरेंट सोर्सेज से डाटा ही कलेक्ट नहीं किया जाता है, वो जो केस है जिसको हम स्टडी करते हैं, वो जो चाइल्ड है, वो जो इंडिविजुअल है, उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है, उससे पूछा जाता है आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके एटीट्यूड क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, इमोशंस क्या, आपके ड्रीम्स क्या, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, आप क्या पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, ठीक है, आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, बाहर टूर पे जाना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं, वो सब कुछ बच्चा जो है वो बताएगा, कुछ भी जो है छोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अब जो हमने डाटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके और इंटरव्यू लेकर के, अब इसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसको हमने जमा करके एक रिकॉर्डिंग करना है किसी एक फाइल के अंदर, या हम अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में इसको जो है वो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इसको दर्ज कर लेंगे, ताकि फर्दर जब हमें इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े तो हमें इजीली अवेलेबल हो। द नेक्स्ट इज़ द एनालिसिस ऑफ डाटा। द एनालिसिस ऑफ डाटा, उसके बाद जब हमने जो रिकॉर्डेड डाटा है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसका तजिया करते हैं, उसको फिर हम सिस्टमेटिकली उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में। जिस तरीके से हमने जब हाइपोथेसिस फार्मूलेट की थी, हमने ब्लूप्रिंट बनाया था स्टडी का, तो उसके एतबार से जो है हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इस डाटा को चैनलाइज करते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको अलग अलग जो है एनालाइज करते हैं। और यहाँ पर एनालिसिस जो है इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, तो वी नीड वेरी एक्सपर्ट एंड ट्रेंड पर्सन टू एनालाइज द डाटा, इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। तो एनालिसिस जो है उसके लिए हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो ये बहुत केयरफुली जो है वो एनालिसिस होनी चाहिए। तो एनालिसिस के वक्त जो है यहाँ पर जो बियासिस हैं, प्रिजुडाइसिस हैं, वो भी बीच में जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। हेयर द रिसर्चर शुड ट्राई टू कीप हिज बियास असाइड, उसको अपने जो ख्यालात हैं, अपनी एस्टिमेशंस जो हैं एनालिसिस के वक्त वो साइड पे रखनी चाहिए। अपना बियास जो है, अपनी जो थिंकिंग है वो साइड पे रख करके जो फैक्चुअल डाटा है उसको एनालाइज करना चाहिए। और कलेक्शन के वक्त जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस वक्त भी जो है उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना चाहिए। जर्नल एस्टिमेशन जो हैं, जो अलाउड हैं, जो स्टडी के जो रूल हैं वो जो अलाउ करते हैं, उसी हद तक जो है वो एस्टिमेशंस अपनी जजमेंट जो है वो लिख सकता है, उसके अलावा नहीं लिख सकता। तो यहाँ एनालिसिस के अंदर भी जो है उसको जो है सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली एम्पेरिकली जो है वो चलना चाहिए, जिस तरीके से जो है केस स्टडी के रूल्स हैं, और केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद जब हमने इसको एनालाइज कर लिया उसके बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तन इंटरप्रिटेशन जो है, इंटरप्रिटेशन में हम फिर वो हर एक एस्पेक्ट जो है एनालिसिस में जो सामने आया है उसको अलग अलग करके जो है उसके रिजल्ट्स लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है वो डाटा की होती है, और हमको पता लगता है कि भाई बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसको किस तरीके से जो है अब इसको हमको ठीक करना है। हाउ टू रिमूव द काजेस, क्या हाउ टू इराडिकेट द काजेस। तो फिर जो है जो रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो सुजेस्ट किए जाते हैं।
कि बच्चे के अंदर जो खराबी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसकी वजूहात क्या है, और ये बच्चा इस तरीके से ठीक होगा, ये इंडिविजुअल, ये पेशेंट इस तरीके से ठीक होगा। फिर जो सजेस्टिव मेजर्स जो हैं वो जो है वो बताए जाते हैं। उसके बाद फिर फॉलो अप होता है। फॉलो अप मतलब दोबारा से जो उसकी री एग्जामिनेशन होती है। जिस तरीके से आप समझ लें कि कोई सर्जन है, वो ऑपरेशन करता है किसी पेशेंट का, तो जब ऑपरेशन के बाद फिर उसको चेक करता रहता है, जो मेडिसिन दी हैं वो इफेक्ट कर रही हैं, उसका जो वोंड है, उसका जो ज़ख्म है वो हील हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो पहले उसको प्रॉब्लम्स थी उससे अब वो रिलीफ फील कर रहा है, सर्जरी के बाद के नहीं कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो है फॉलो अप में होता है। तो ये इसके जो है वो स्टेप्स थे। आपने देखा कि एक सिस्टमेटिक जो स्टडी है, हम किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो है इसको हम करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव है, थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको हम सिस्टमेटिक कहेंगे, साइंटिफिक कहेंगे, एम्पेरिकल कहेंगे, ठीक है। दो दिस कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी, दिस इज इट्स लिमिटेशन, द बिग लिमिटेशन, yet this is a systematic, and being a systematic study we can say that this is a scientific study. Then next, uses of case study. What are the uses of case study? Now let us discuss the uses of case study. इसके फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट ये है कि ओवरऑल स्टडी ऑफ द चाइल्ड। द केस स्टडी मेथड एग्जामाइंस द मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड environmental factors which are the main causes of the problem behavior. Hence it is a comprehensive study. Know the whole personality of the child is study here. तो बच्चे का लाइफ का कोई एस्पेक्ट जो है वो उसको छोड़ा नहीं जाता। एक ओवरऑल स्टडी है, मुकम्मल तरीके से उसकी पूरी शख्सियत को, उसकी जब पैदा हुआ, इवन जब वो माँ के पेट में था तब तक की बातें जो हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं और वो भी स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से एट प्रेजेंट जो है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, तो उससे लेके उसकी पास्ट हिस्ट्री सब कुछ जो हमें डिस्कस करते हैं। देन हेल्प्स इन टैकलिंग स्पेशल प्रॉब्लम्स, हेल्प्स इन टैकलिंग स्पेशल प्रॉब्लम्स। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट विच जनरली कम इन द वे ऑफ टीचिंग, लाइक द प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, द आई साइट प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स जो है, स्पेशल प्रॉब्लम्स जो है बच्चे की, अगर प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, वो उसके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, वो स्टटरर है, ठीक है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, या उसके अंदर कोई आई साइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्लो लर्नर है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम जो है उनको टैकल करने में ये स्टडी हेल्प करती है। देन द पर्सनल कॉन्टैक्ट, द पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ आल्सो अवेलेबल। The while collecting information, the teacher, the parents, doctors, relatives of the case, friends come closer to one another. In this way, this method plays and helps a lot in establishing personal contacts or relations. तो इसी बहाने जो है सारे लोग आपस में मिलते हैं, डॉक्टर की भी मुलाकात हो जाती है, फ्रेंड्स की भी हो जाती है, उसके जो पेयर ग्रुप है, ठीक है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव्स, ठीक है, उसके क्लासमेट, सब जो है आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है, तो एक दूसरे से पूछते हैं। तो इस तरीके से आपसी ताल्लुकात भी बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट भी होता है। देन देयर इज़ अ सूटेबल एडजस्टमेंट। द मेथड, इट इज़ the method used for specifically giving assistance to the students for making adequate adjustment. Then it is for making the suitable adjustment of the students. अब बच्चे की प्रॉब्लम्स जो हैं हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सेकंड पॉइंट में, हेल्प्स इन टैकलिंग स्पेशल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर अब उसके सूटेबल एडजस्टमेंट की बात की जाती है। जब प्रॉब्लम्स हमने देख ली, अब हमने सजेस्टिव मेजर्स भी लगाए, तो मकसद क्या है कि बच्चे की जो है बेटर रिहेबिलिटेशन हो सके, उसकी बेटर एडजस्टमेंट हो सके। तो दिस मेथड helps in making suitable adjustment of the case of the child. Then next is the study of maladjusted children. The study of maladjusted children. तो maladjusted children जो है जिनकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं है स्कूल के अंदर, फैमिली के अंदर, नेबरहुड के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, तो उनकी स्टडी की जाती है और उनकी जो maladjustment की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सजेस्टिव मेजर जो है वो जो है
वो दिए जाते हैं। तो इस तरीके से माल रजिस्टर्ड चिल्ड्रन की स्टडी जो है वो करने में हमें हेल्प मिलती है और उनके लिए एक सोल्यूशन मिलता है। देन कम्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन द class, in the school, the problematic children, that physically handicapped children, then educationally backward children, and all kind of children can be studied by applying the case study method, and their causes of their problems can be studied, and accordingly we can suggest the remedial measures for the better adjustment of the children. Then provide insight to the teacher parents. With the help of case study method, both teachers and parents can know about their students. तो उनको एक इंसाइट मिल जाती है अपने बच्चे के बारे में कि उसकी कमियां क्या है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, असली वजह क्या थी, क्यों नहीं बच्चा जो है वो ताकतवर नज़र आता है, क्यों नहीं बच्चा पढ़ रहा है, क्यों नहीं बच्चा जो है वो मतलब एक्टिव नज़र आ रहा है। तो बच्चे के बारे में, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर्स को और पेरेंट्स दोनों को जो है समझने में केस स्टडी काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट काम, इन्फॉर्म्स अबाउट नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इन्फॉर्म्स अबाउट नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो आम जो बिहेवियर है बच्चे का, तो उसके बारे में हमको पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है इसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, इसका इमोशनल लेवल क्या है, इसका सोशल लेवल क्या है, ठीक है, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, and all the aspect of the personality of the child are studied, and his normal behavior can be discussed. And we have discussed the various uses of the case study, and you learned that case study is a very interesting method, is very helpful method in studying the child. Now we will discuss its limitations. Though this method is very useful for studying the children, their problems, and for suggesting remedial measures, and this method also has the provision of follow-up, but due to all these uses and advantages, it has some limitations. What are these limitations? Let us discuss. First, the element of subjectivity. First, there is an element of subjectivity. This method is subjective in nature. The investigator may project his plans, attitudes, values, problems, ideas in the report. वो जब रिपोर्ट तैयार करेगा तो उसमें जो है वो अपना उसका ब्यास आ सकता है, उसके अपने प्लान्स, उसके अपने एटीट्यूड, उसकी अपनी वैल्यूज, उसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो रिसर्चर किस मिजाज का है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो किस मिजाज का है, तो उसके जो अपने एटीट्यूड्स हैं, उसकी जो अपनी अकदार हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसमें रिफ़्लेक्ट कर सकता है, उसके अपने प्लान जो है वो उसमें रिफ़्लेक्ट कर सकता है, एस्टिमेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये जो है मेथड सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन में हमने बात की थी कि ऑब्जर्वेशन इज़ ऑब्जेक्टिव मेथड, इट मेक स्टडी ऑफ द अवर्ड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, बट इन केस स्टडी मेथड we don't make the objective study of the behavior, because though the observation is an element of the case study, it is included in different techniques used in the case study, yet the case study cannot be declared as objective method, it is subjective. Then next heading is more time consuming. You are supposed to collect data from different sources, from parents, teachers, friends, classmates, neighborhood, relatives, doctors. तो फिर उनको कंपाइल करना, रिकॉर्ड करना, तो दिस इज़ अ वेरी बोरिंग काम, और यानी कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक डिटेल स्टडी है, पूरी जो पास्ट हिस्ट्री जो है अलग अलग जगहों से जो है वो इकट्ठी की जाती है, और इसमें बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट कम्स द एलिमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। एलिमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, देयर इज अ प्रॉब्लम समटाइम्स, यू मे से द टीचर्स एंड पेरेंट्स डोंट कोऑपरेट। पेरेंट्स मोस्टली हाइड द फैक्ट अबाउट देयर चिल्ड्रन और पास ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो टीचर्स और पेरेंट्स जो वो कोऑपरेट नहीं करते, वो अपने बच्चे के बारे में, टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं बताएगा,
पेरेंट्स जो अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दिस मेथड जो है ये सब्जेक्टिव मेथड है। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन की वजह से भी जो है हमें जो फैक्ट्स जो है वो पता नहीं लग सकते। तो इससे जो है हमारी केस स्टडी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जब असली फैक्ट नहीं पता लगेंगे बच्चे के बिहेवियर के बारे में, उसके लाइफ इवेंट के बारे में, तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि वो इसकी सब्जेक्टिविटी जो है हम ये नोट कर सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव मेथड है। देन कम्स द डेप्थ ऑफ एक्सपर्ट्स। द कंडक्टिंग रिसर्च स्टडी इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। We have dearth of experts. Experts of case study are not easily available. We need experts and trained persons. तो यहाँ पर इसकी जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, ट्रेंड पर्सन चाहिए। हर एक जो इंसान जो है वो केस स्टडी जो है उसको कंडक्ट करने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसकी एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत मुश्किल है, और इसके लिए जो है बड़ा हुनर चाहिए, बड़े स्किल्स चाहिए। तो एक्सपर्ट्स ना होना जो है ये इसकी एक लिमिटेशन है। देन नो डेफिनेट कंक्लूजन। नो डेफिनेट कंक्लूजन दो द हेल्प ऑफ दिस मेथड दो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड we can study the child in a comprehensive way, but we don't reach a definite conclusion. The certain things can only be suggested, but can't be concluded with any authority. ये एक हाइपोथेटिकल स्टडी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। जिस तरीके से फिलॉसफी होती है हाइपोथेटिकल होती है, वो कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती, बस उसके अंदाजे होते हैं। इस तरीके से केस स्टडी है, तो इसका कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता है। तो बस ये एक किस्म की जो है एस्टिमेशंस होती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में। हालांकि एक्सपर्ट्स करते हैं, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो यहाँ पे नहीं मिलती है। देन देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन इंटरप्रिटेशन। In research methodology, no definite norms are available to interpret the result, and as such, interpretation of case study is very difficult because data collected from different sources have different nature. It is difficult to compare information from different sources. तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई डेफिनेट नॉर्म्स नहीं है अवेलेबल हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी में इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ये एक थियोरेटिकल रिसर्च है, कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है। तो इसलिए जो हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा जो हम इकट्ठा करते हैं उसको कंपेयर करना जो है बहुत मुश्किल है, और कंपेयर करके उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसमें से रिज़ल्ट निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो असली चीज़ जो है वो हमको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो गलत एस्टिमेशन भी हो सकती है किसी केस के बारे में। The not useful generalization. It is not possible to generalize from a single case. The example of thieves who commit minor thefts for the first time due to poverty, hunger, unemployment, etc. are in short, you may say that due to economic compulsions. If a criminologist wants to establish association between crime and economic deprivations and tries to propound a hypothesis or a theory, could it be said that the inference is uncertain? Each case study doesn't represent other similar cases. तो हमारे पास जो है डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट उनकी नोयत है। तो एक जो किसी स्टडी का जो रिज़ल्ट है उसको हम दूसरी जगह पे जर्नलाइज नहीं कर सकते। तो अगर कोई मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम आती किसी बच्चे की, तो उससे पहले कहीं ऐसे केस पे स्टडी हो चुकी है, तो हम डायरेक्ट वो उसके रिज़ल्ट उसकी इंटरप्रिटेशन उठा करके हम जो नया केस है उसकी पर्सनैलिटी को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसकी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू नहीं कर सकते। हर बच्चे की एक अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब जो सोर्सेज जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया है
तो उनकी इंटेंसिटी में फ़र्क हो सकता है। तो वहाँ से जो डाटा कलेक्ट किया वो कितना वैलिड था और कितना रिलायबल था, ये पूरे वसूख के साथ जो है, पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ हम नहीं कह सकते। तो इसको इस तरीके से हम रिजल्ट जर्नलाइज नहीं कर सकते। रिजल्ट्स कैन नॉट बी टेस्टेड इन लेबॉर्ट्रीज, दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। This is a comprehensive study. Comprehensive study. I have already discussed. This is a theoretical type of study, and the results obtained from the case study cannot be tested in laboratory. You may say that it lacks empirical research. ठीक है, तो empirically हम जो इनको टेस्ट नहीं कर सकते. Then there is a doubtful reliability. The doubtful reliability. इसकी जो रिलायबिलिटी है, आप ये कह सकते हैं ये काबिल वसूख नहीं है, ये काबिल यकीन नहीं है। वाई? द डाटा कलेक्टेड कांट बी रिलायबल। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, द टीचर्स एंड पेरेंट्स में हाइड द फैक्ट्स एंड दे में पास ऑन रॉन्ग फैक्ट्स, दे में प्ले मिसचीफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट लाइक टू एक्सपोज देयर चिल्ड्रन। तो हमारे फैक्ट्स जो है वो छुप गए हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि जो रिसर्चर का ब्यास बीच में आ सकता है, उसके प्लान, उसकी थिंकिंग, उनके एटीट्यूड, वो बीच में जो है स्टडी के पढ़ सकते हैं। तो मैनी अ टाइम्स द इन्वेस्टिगेटर अलाउज पर्सनल व्यूज़ टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द फाइंडिंग्स एंड हिज कंक्लूजन्स। और इस तरीके से जब इन्वेस्टिगेटर ने अपने व्यूज़ बीच में डाल दिए हैं, तो हमें क्या पता है कि दूध में कितना पानी पड़ा है और कहाँ से डाला हुआ है। मोर ओवर इन्वेस्टिगेटर्स कंक्लूजन्स में बी रेप्लिकेशन ऑफ अदर स्टडीज़। अब एक रिसर्चर जो है उसने और भी केस स्टडीज़ जो है वो की हुई हैं, तो वो बच्चे के बारे में जो है वो जब एनालिसिस शुरू करेगा फैक्ट्स की, तो उसने पहले कहीं पे रिसर्च की हुई है, तो वो वहाँ से रेप्लिकेशन ले लेगा कि ये इस बच्चे का केस फ़लाने बच्चे से जो है मिलता है या फ़लाने इंडिविजुअल से मिलता है, उसकी भी सेम केस था। जैसे आप ये कहें कि कोई वकील जो है उसके पास अगर मर्डर के 5-6 केसेस जो है वो आए हैं, तो वो अगर पहले केसेस जो है उनकी लाइट में अब इसको डिस्कस करना शुरू करेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर केस का एक अपना नेचर है। ठीक है, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन नेचर अगर है अलग है, तो इसकी रेप्लिकेशन जो है हम जब अप्लाई करेंगे कहीं पे, जब कोई ऐसे सेट रूल्स नहीं हैं कि हमारा ब्यास को कंट्रोल ना किया जा सके, हमारे अपनी पर्सनल फीलिंग, वैल्यूज़, एटीट्यूड, प्लान्स, थिंकिंग, उसको कंट्रोल ना किया जा सके, वो तो बीच में पड़ रही है। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी डाउटफुल है। ठीक है, तो अगर रिलायबिलिटी आप यूँ समझिए कि एक थर्मामीटर है, वो एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को शो करता है, ठीक है, सही कर रहा है, दिस इज़ ए रिलायबल। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो वो रिलायबल नहीं है। देन द लास्ट लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी मेथड इज दैट इट्स वैलिडिटी इज मिसिंग। कहीं नज़र नहीं आती इसकी। इट इज़ ए मेथड, इफ़ ए मेथड इज़ नॉट रिलायबल इट प्रोबेबली इज नॉट वैलिड। अगर कोई मेथड रिलायबल नहीं है, काबिल वसूख नहीं है, तो वो वैलिड भी नहीं है। ठीक है, तो केस स्टडी collects information from all sources. These sources may or may not provide the real information about the case. So we can say that the case study mostly failed to measure what it is intended to measure. तो यहाँ पर जो है हम इसको वैलिड नहीं कह सकते। तो डिफरेंट जो हमने देखा कि भाई हमने डिफरेंट चीज़ें जो केस स्टडी को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने स्टडी किया। हमने देखा कि इस जो केसेस जो है किस टाइप के हो सकते हैं, फिर इंफॉर्मेशंस कहाँ कहाँ से इकट्ठी की जाती है। ठीक है, फिर टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जाती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, सिस्टमेटिक तरीके से केस स्टडी कंडक्ट की जाती है, कैसे जो है हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद फिर जर्नलाइजेशंस बनाते हैं, फिर फॉलो अप भी होती है। फिर इसके हमने जो है वो डिस्कस किए कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो सो लेट अस कंक्लूड टू कट शॉर्ट, we can summarize that case study method is useful to understand the root causes of maladjustment and is very valuable method in
suggesting remedial measures for the rehabilitation of maladjusted cases. तो हम इस नतीजे पे पहुँचे, खलासतन हम ये कह सकते हैं कि जो केस स्टडी मेथड है ये बहुत यूज़फुल है। हमारे जो केसेस हैं डिफरेंट काइंड के, माल एडजस्टमेंट के हों, जो स्लो लर्नर के केस हो, डेलिंक्वेंट के केस हो, प्रॉब्लम चिल्ड्रन के केस हो, तो हर एतबार से जो है इनके अंदर माल एडजस्टमेंट होती है। तो माल एडजस्टमेंट को स्टडी करने का ये एक बेहतरीन मेथड है, एक वैल्यूएबल मेथड है, ठीक है, जिससे हम काजेज़ भी पता लगा सकते हैं और जो प्रिवेंटिव मेजर, जो रिमेडियल मेजर्स हैं वो भी सुजेस्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे की रिहेबिलिटेशन जो है वो मुमकिन हो सके। द केस स्टडी कैन हेल्प टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस काइंड ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास में किस टाइप के बच्चे हो सकते हैं। वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हो सकते हैं, स्टटरर हो सकते हैं, ओरली जिसको हम बोलते हैं इम्पेयर्ड बच्चे हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन हो सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन को स्लो लर्नर कहते हैं वो हो सकते हैं। तो सभी बच्चों के बारे में टीचर को जो है वो केस स्टडी से इंसाइट मिल सकती है। तो उस इंसाइट के बिना पर जो है फिर वो वैसे आगे टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करेगा और जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम्स जो है वो चलाएगा ताकि बच्चे की बेटर एडजस्टमेंट हो सके। दो दिस मेथड हैज़ doubtful reliability and validity and other limitations that we have discussed very recently, yet we frequently use this method in our research field including the educational research. अगरचे इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बड़ी लो है, डाउटफुल है और इसकी और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, फिर भी ये मेथड जो है बड़े काम आता है। निका ये जो रिसर्च स्टडी का मेथड है बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता, जो बहुत कुछ पता जो है वो चलता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये मेथड जो है ये बिल्कुल बेफ़ायदा मेथड है, यूजलेस मेथड है। नो, दिस इज मेथड इज़ वेरी गुड मेथड and helpful in studying the child, the personality of the child, because it studies the child from the prenatal stage to the present chronological age. So dear students, we discussed the case study method. I hope you have got it. If you have any problem, you can call me at my personal number. I will definitely help you in making you understand the the case study method. So thank you very much. सब पढ़ें, सब बढ़ें. Thank you. Have a